ये कहानी है शौर्य की, साहस की, अद्भुत पराक्रम की। सीमाओं पर जब जब संकट के बादल मंडराते हैं, तब तब हमारे प्रहरी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। लेकिन एक और भी सेना है, जिसके टापों की आवाज भर ही इंसान की देह में फौलाद भर देती है। और ये सेना है इन वॉर हीरोज की। जहां इंसान की शक्ति कमजोर पड़ती है, वहां इस सेना की एंट्री सुपर हीरोज की तरह होती है। ये सेना में नायकों की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। एक कुशल सवार जब इनकी पीठ पर सवार होता है तो उसकी शक्ति 4 गुनी ज्यादा हो जाती है। हवा से बातें करती यह अश्व शक्ति सबसे ईमानदार और जिम्मेदार सैनिकों में शुमार की जाती है। जैसे हमारे देश में सैन्य प्रशिक्षण होता है, वैसे ही इन घोड़ों को भी देश की सेवा में हिस्सेदार बनने के लिए कठिन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। इन्हें भी वैसे ही ट्रेंड किया जाता है जैसे किसी सैनिक को। लेकिन क्या आप जानते हैं इन्हें तपाकर कहां कुंदन बनाया जाता है? चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे कारखाने में जहां ये फौलाद तैयार होते हैं। राजधानी लखनऊ से करीब 500 किलोमीटर दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम आपको लेकर आए हैं सहारनपुर का रिमाउंट डिपो। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। अगर आपने चेतक को श्यामा नारायण पांडे की कविता में ही पढ़ा है तो आज चेतक जैसे हजारों घोड़ों की जमात यहाँ हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सामान्य घोड़ा बनता है चेतक। नमस्कार, मैं हूँ हर्षा चंदवानी। सहारनपुर के रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो के चेतक द्वार पे हूँ मैं, और मेरे पीछे जो शानदार कद काठी के घोड़े आप देख रहे हैं, ये सेना के घोड़े हैं। और इस तरह के सैकड़ों घोड़े अंदर मौजूद हैं, जिन्हें की सुबह से शाम तक कड़ी एक्सरसाइज कराई जाती है, तब तक जब तक कि वो सेना के काबिल नहीं हो जाते। दो 2400 एकड़ में फैला ये रणवीर चौकड़ीबाजों का ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ वो फौज तैयार की जाती है जो मुश्किल वक्त में सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इन जिद्दी घोड़ों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है, क्योंकि किसी आपात स्थिति के दौरान आपे से बाहर हो जाना हालातों को और मुश्किल बना सकता है। इसलिए डिसिप्लिन की ABCD इन्हें भी वैसे ही सिखाई जाती है जैसे हमारे देश के जाबाज सैनिकों को। और इस काम का जिम्मा सौंपा गया है रिमाउंट डिपो के इन लड़ाकों को। कर्नल सूरी, कितना मुश्किल है एक स्टिफ हॉर्स को ट्रेनिंग देना, और वो भी तब तक जब तक कि वो स्पोर्ट्स इवेंट से परफॉर्म करने के लायक नहीं हो जाता। जी हाँ, जो हमारा यहाँ पर घोड़ों को ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है वो है एक अनट्रेन्ड घोड़े को संतुलित बनाना, उसको आज्ञाकारी बनाना और उसको बैलेंस्ड बनाना, और उसके अंदर एक लचीलापन लेकर आना। जो नए घोड़े, अनप्रशिक्षित घोड़े होते हैं, वो कंधे से, अपनी गर्दन से काफी सख्त होते हैं
और अपनी चाल में बैलेंस, उनके शरीर में कोई लचीलापन नहीं होता। तो हमारी जो ये बेसिक ट्रेनिंग है, जो कि 34 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। भाग पहला जो कि 10 हफ्ते का होता है, उसको हम बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, इनिशियल ट्रेनिंग। उसके बाद दूसरा फेज 10 हफ्ते का फेज होता है, जिसको कि हम बेसिक स्कूलिंग कहते हैं। और तीसरा फेज जिसको कि हम प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग कहते हैं, और ये वो स्टेज है जिसके अंदर कि हम अपने जानवरों को, अपने अश्वों को खेलों के हिसाब से विभाजित करके उनको खेलों के हिसाब से, इक्वेस्टेरियन इवेंट के हिसाब से ट्रेनिंग देते हैं। करीब 700 से 800 लोगों की टीम इन घोड़ों के बीच दिन रात लगी रहती है। ये जवान जिस काम को अंजाम देते हैं, उसकी कठिनाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कई मर्तबा घोड़ों को ट्रेंड करते वक्त इन्हें भयानक चोटें भी आ जाती हैं। यही वजह है कि पूरी सतर्कता बरतने और सुरक्षा मापदंडों को पूरा करने के बाद ही ये इन घोड़ों को ट्रेंड करते हैं। ये जितनी आकर्षक लगती है ट्रेनिंग, उतनी ही एडवेंचरस और उतनी ही खतरनाक है। इसमें सारी एहतियात बरतने के बावजूद भी पूरे चांसेस है कि आपको या किसी सवार को या ट्रेनर को कभी न कभी कहीं ना कहीं चोट लग सकती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जितनी भी हमारी पोशाक है उसी के हिसाब से बनाई गई है। लॉन्ग बूट, तनी हुई हमारी ब्रीचेस, ऊपर हेड गियर, हेड प्रोटेक्टर्स, हेलमेट, ये इसी पोशाक का एक भाग है, जिससे कि कल को कोई इवेंचुअलिटी होने के केस के अंदर कोई किसी भी राइडर को कोई भी क्षति ना पहुंचे। इनके साथ ज्यादातर वक्त गुजारने वाले ये जवान बेहद शिद्दत के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। किस घोड़े को कब किस चीज की जरूरत है, ये सब कुछ जानते हैं, और घोड़े भी अपने आका से जरा से इशारों पर उसी चाल से चल देते हैं जैसा कि उन्हें कमांड दी गई। इसके इतर इन रणवीरों के आशियाने में घोड़ों को खेल गतिविधियों के लिए भी तैयार किया जाता है। बाधा दौड़ में माहिर ये घोड़े कभी देसी और विदेशी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। देखिए, रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो सहारनपुर ये फौजी गतिविधियों के लिए घोड़ों को तो तैयार करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक एडिशनल मैंडेट भी है, वो है स्पोर्टिंग पर्पस के लिए घोड़ों को तैयार करना। जो कि आप देख सकते हैं, ये शो जंपिंग की एक्टिविटी चल रही है। ये घोड़े हमारे ही द्वारा तैयार किए हुए हैं। शो जंपिंग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, जिसके अंदर सवार और राइडर को एक शो जंपिंग अरीना के अंदर ऑब्स्टिकल्स को नेगोशिएट करना होता है एक निर्धारित समय के अंदर, एवं उनके द्वारा कोई भी पेनल्टी अगर की जाती है, कोई भी उसमें गलती की जाती है, तो उसमें उनके नंबर कटते हैं और इसी के आधार पर उनकी हार और जीत का फैसला होता है। तो हम देख सकते हैं ये इंडियन आर्मी के जाबाज और शानदार घोड़े और एक से एक इनकी जंपिंग। आप देखिए सामने वाले घोड़ा और किस तरह से उसकी जंपिंग है। यही है शो जंपिंग, जो कि नेशनल इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं घोड़े। ये है हुई जंपिंग। कभी कदा जंपिंग में जाते वक्त ये जो डंडियां लगाई गई हैं, ये कभी गिर भी जाती हैं, लेकिन हाँ, इसके लिए जो घोड़ों की जो लेग्स हैं उस पे इनको ज्यादा चोट ना लगे, उसके लिए टेंडन पैड्स भी लगाए जाते हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ शो जंपिंग एरेना में शो जंपिंग की। एक फौज तो इन रणबांकुरों की है, लेकिन इसी विशाल मैदान में दूसरी टीम भी अपने अलग अलग काम में व्यस्त है। ये अनुवांशिक रूप से घोड़ों के ही अंश हैं। इन्हें म्यूल यानी खच्चर कहा जाता है। स्वभाव से बेहद शर्मीले और शांत ये जीव आपात स्थितियों में बेहद काम आते हैं। यही वजह है कि इनको भी इस ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेंड किया जाता है। म्यूल ट्रेनिंग ग्राउंड में जो ओवरऑल तस्वीर है ट्रेनिंग की, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहाड़ी इलाका क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम जिनसे कि जिनके ऊपर लाद करके ये भेजे जाते हैं कहीं ना कहीं, वो जगह भी यहाँ पे बनाई गई है जिसके उन्हें आदि डाला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैदान में अलग अलग खच्चरों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पे स्मोक स्क्रीन भी क्रिएट की जाती है। यहाँ पे पार्सल वैन्स भी बनाई गई है। यहाँ पे जीप्स भी बनाई गई है और एक आप टनल्स भी देख सकते हैं, जंगल का एरिया देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ब्रिजेस बनाई गई है। कभी कभी इनको पानी के ऊपर जो ब्रिजेस होती है उन्हें भी क्रॉस करना पड़ता है। तो सारी जो तस्वीर है ओवरऑल म्यूल ट्रेनिंग ग्राउंड की, वो मैं आपको आपके सामने दिखा रही हूँ। यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में जवान मौजूद है और इनकी ट्रेनिंग जो है पूरा सुबह से लेकर के दोपहर तक चलती है। यहाँ रखा ये हर सामान इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा बेसिक उद्देश्य है कि जो हमारे खच्चर हैं यहाँ पर, जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, ये खच्चर जब सरहदी इलाकों में जाते हैं तो भिन्न प्रकार के लोड्स, भिन्न प्रकार का जो भार है, इनको उठाने में कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो।
इसके चलते हर तरीके की ऑपरेशनल बेस्ड ऑप सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग इनको यहाँ दी जाती है और उसी ऑप सिनेरियो बेस्ड ट्रेनिंग के मद्देनजर हम भिन्न प्रकार के लोड, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनसे इनको अवगत कराते हैं। अलग अलग प्रकार के लोड हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गई, बार्ब्ड वायर्स हैं, टिन शीट्स हो गई, जो कि हमारे को सरहदी इलाकों में बंकर्स बनाने के लिए काम आती हैं, एवं दूसरे प्रकार की चीजें जो कि जवानों के लिए रसद, लॉजिस्टिक सप्लाईज ले जाने के काम आती हैं। म्यूल वाटर टैंक, जिसमें कि पानी भर के दूर दराज के क्षेत्रों में, सरहदी इलाकों में जहां पर पानी की दिक्कत है, वहां ले जाने के काम आता है। जेरिकेन्स, जहां पर पेट्रोल, डीजल या फिर केरोसिन ऑयल, जो कि ठंड वाले एरिया में, ठंड वाले क्षेत्र में केरोसिन ऑयल जिसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। जहां तकनीक पस्त हो जाती है वहां खच्चर ही काम आते हैं और इसलिए इन्हें वो सब कुछ सिखाया जाता है जिसकी भविष्य में इनके सामने चुनौती आ सकती है। मसलन पहाड़ों पर ये सारा सामान लेकर कैसे चढ़ना है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर इस तरह की कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं जहां पे खच्चरों को रोजाना ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे पीछे आप खच्चर देख सकते हैं जिन्हें ये पीक वाले एरिया से गुजारा जाता है। काफी ऊंचा नीचा रास्ता है और जो पीछे खच्चर है इनके ऊपर आप देख सकते हैं सामान भी लादा गया है। इनके साथ राइडर्स हैं, राइडर्स ने बॉडी प्रोटेक्टर्स भी पहने हुए हैं। आखिर इस तरह की कंडीशंस जो हैं किस तरह से क्रिएट की जाती हैं वो हम सूरी जी से पूछेंगे। सूरी सर ये सारे ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं और प्रॉपरली ये भी देखते हैं कि कंडीशंस किस तरह से मैनेज की जाती है और उसी कंडीशन से उन्हें गुजारा जा रहा है। सूरी सर, इस तरह की कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं, कितना समय लगता है और किस तरह से इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी सरहदी एरिया हैं, चाहे वो नॉर्दर्न सेक्टर हो या नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर हो, वहां पर अभी भी जितना भी टेरेन है वो मैक्सिमम पहाड़ी टेरेन है। तो वहां पर हमारी कुछ फॉरवर्ड पोस्ट अब भी ऐसी हैं जो कि म्यूल मेंटेन्ड, एनिमल मेंटेन्ड पोस्ट हैं। तो वहां तक फौजियों को रसद, सप्लाई, लॉजिस्टिक सप्लाईज पहुंचाने के लिए ये लाजमी है कि हम यहाँ पर जो अपने एनिमल्स को ट्रेनिंग देते हैं वो उनसे कुछ मिलती जुलती हो। उसी के तहत ये कोशिश की गई कि हम यहाँ पर उसी तरह की कंडीशंस को क्रिएट करें और उन्हीं कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पर ये हिलॉक्स, बड़े वाले हिल्स, ब्रिजेस, टनल्स, फायर, वाटर ऑब्स्टिकल्स और जो सस्पेंशन ब्रिज है इनको हमने क्रिएट किया ताकि जो हमारे जानवर हैं यहाँ पर उसको ट्रेनिंग प्राप्त कर सके उनके ऊपर, एवं जब वो सरहदी इलाकों में जाते हैं तो किसी भी कठिनाई का सामना उनको ना करना पड़े। तो सर ने हमें बताया कि सरहदी इलाकों में जब पहुंचते हैं खच्चर तो वहां के लिए पहले से ही आदी हो, वहां जाकर घबराएं नहीं, इसलिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। और अगर पीछे आप देख सकते हैं, पीछे पूरी एक लाइन देख सकते हैं आप खच्चरों की जो मेरे पीछे आ रही हैं, जिन्हें या इस ऊंचे नीचे रास्तों से गुजारा जा रहा है। थोड़ी दूर चल के हमारी ही सांस फूलने लगती है, लेकिन ये खच्चर भी आदी नहीं होते, इसीलिए उन इलाकों के उन्हें आदी बनाया जाता है। और इस वक्त अगर हम नीचे वाला एरिया देखें, जहाँ से जो पीक वाला एरिया होता है, ऊंचा नीचा रास्ता, वहां के जब नीचे गुजरते हैं हम तो मेरे सामने आप ब्रिज देख सकते हैं। ब्रिज भी बनी हुई है, इन ब्रिजेस से खच्चरों को भी पार कराया जाता है। हम इन 2 मिनट इन राइडर्स से पूछेंगे। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, आखिरकार कितना मुश्किल होता है इन खच्चरों को डील करना? अभी तो आपके आदी हैं, लेकिन जब उन एरियाज में जाएंगे तो कोई और होगा जो उनको डील कर रहा होगा, तो कितना मुश्किल होता है? हेलो बॉय, कितना मुश्किल हो रहा है इनको डील करना? हैंडल करना मुश्किल तो खैर नहीं है, हैंडल करना पड़ता है सर। हमारे जैसे ही जवान वहाँ पर भी हैंडल करते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान रिमाउंट के भीतर ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसा कि किसी बैटल फील्ड में हो सकता है, ताकि अगर इनके सामने वैसे ही चुनौती आती है तो ये विचलित जरा भी ना हो। बैकग्राउंड में आप जिस गोला बारूद की आवाज सुन पा रही हैं, वो भी इनकी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। इन्हें सस्पेंशन ब्रिजेस से गुजारा जाता है, व्हीकल्स पर चढ़ाया उतराया जाता है, ट्रेन की बोगीनुमा डिब्बे से गुजारा जाता है, बारूद के धुएं का सामना कराया जाता है। जंग के मैदान में सेना के जवानों को जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है,
उसी तरह की कई चुनौतियां हैं जिनका सामना इन जानवरों को भी करना पड़ता है। गोला बारूद से जो धुआं निकलता है उससे जानवर घबराए ना, क्योंकि वो रसद और अन्य सामान सेना तक पहुंचाते हैं। उसके बाद घबराए ना, उसकी ट्रेनिंग उन्हें यहाँ दी जाती है। यहाँ पे एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई है। मेरे सामने आप देख सकते हैं स्मोक स्क्रीन क्रिएट की गई है। यहाँ पे इस स्मोक स्क्रीन को पार करना मेरे ही लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। सोचिए इन जानवरों के लिए जब ये पहली बार देखते होंगे तब उनके लिए कितना मुश्किल होगा। हम इनसे पूछेंगे राजेंद्र जी, जो इस वक्त सबसे पहले खच्चर को लेके आए हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, काफी बेस्ट राइडर माने जाते हैं। राजेंद्र जी, कितना मुश्किल भरा है ये स्मोक स्क्रीन से इनको गुजारना? क्योंकि मेरे ही लिए जब मैं पहली बार खड़ी हुई बहुत ही मुश्किल था। वो स्मोक आंख में पड़ रही थी, कभी कभी चिंगारियां भी उठती हैं। धीरे धीरे तो ये हमारे पास ट्रेनिंग में आते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी ये हम हैंडलिंग करते हैं, ट्रेन देते हैं, तो ये हमारे अनुसार हमारी ट्रेनिंग के अनुसार डल जाते हैं। और बताया आपने कि स्मोकिंग कैंडल शुरू में बहुत दिक्कत होती है कि उसमें आगे धुआं होती है, इसमें दिखता नहीं है, राइडर को नहीं दिखता, दूसरा ऊपर जानवर को नहीं दिखता, खड्डे होते हैं, ब्रिज होता है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन 5-4 बार करते हैं तो ये ट्रेनिंग में आ जाते हैं और धुआं से परिचित हो जाते हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आप जब इस खच्चर को ले गुजारा होगा आपने और स्मोकी कैंडल से धुआं निकाला होगा, सबसे पहले इस खच्चर ने कैसे रिएक्ट किया होगा? तब इसने सबसे पहले किस तरह से आपको पेश आए होंगे? कितना मुश्किल होगा तब इसको हैंडल करना? सबसे पहले बहुत डरता था, ये जानवर नया था और धुआं से भी अपरिचित था। लेकिन जो पीछे से मदद दो जवान देते हैं, आगे पकड़ते हैं जवान, तो उस मदद को मानते हुए ये धुआं को पार करते हैं। तो आपने देखा राजेंद्र जी ने बताया कि ये खच्चर भी कितने इमोशनल, कितने सेंसिटिव जानवर होते हैं। इन जैसी चीजें हाँ एक मनुष्य के लिए कितना मुश्किल होता है इन सब जगहों से गुजरना, तो इन जानवरों के लिए आखिरकार कितना मुश्किल भरा रहता होगा, जिसके लिए ही इन्हें यहाँ प्रैक्टिस दी जाती है। इन्हें साथ ही आग के हालातों से कैसे निपटना है, इस बात का भी सबक सिखाया जाता है। जिस तरह से सरहद पर हमारे देश के जवान दुश्मन की गोलीबारी का डटकर सामना करते हैं, उसी तरह से भारतीय सेना के ये जो खच्चर है उन्हें भी गोलीबारी की आवाज सुनकर और आग की स्थिति को देख करके उनसे ना घबराने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। मेरे पीछे बैकग्राउंड में एम्बियंस में आप आवाज सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं फायरिंग की। तो ये जो खच्चर है ये मात्र रसद पहुंचाने के लिए ही नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, बल्कि युद्ध के दौरान असला बारूद भी वहां तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी चीज की उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। कड़ी ट्रेनिंग, सटीक दिशा निर्देश की बदौलत ही ये घोड़े और खच्चर इस लायक बन पाते हैं कि इन्हें सेना में शामिल होने का गौरव हासिल हो जाए। लेकिन इन सब बातों से इतर एक और भी बात है, और वो है इनके स्वास्थ्य की देखभाल। तो इसके लिए इस रिमाउंट में एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल भी बनाया गया है, जहां नियमित रूप से इनका चेकअप होता है। और अगर कोई घोड़ा या खच्चर बीमार हो जाता है तो उसका सही वक्त पर बीमारी के सिम्टम्स देखकर इलाज भी किया जाता है। विदेशों में आज की डेट में जो भी टेक्निक्स हैं वो इस हॉस्पिटल में पूरी तरह से सुसज्जित हैं, जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरेज और मॉडर्न लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक चीजें वो इस हॉस्पिटल में पहले से ही मौजूद हैं। जो भी नई टेक्निक्स होती हैं उन चीजों का आर्मी हेडक्वार्टर को प्रोजेक्शन किया जाता है और उसी प्रकार जल्द से जल्द वो सारी फैसिलिटीज हमें उपलब्ध कराई जाती है। पल्स चेक की जाती है, रेस्पिरेशन चेक किया जाता है और सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि कोलिक में जानवर बार बार उठने बैठने की कोशिश करेगा, अपने अगले दोनों पांव जमीन में मारेगा और बार बार अपनी पेट की तरफ देखेगा। इस तरह से हम अपनी जो बीमारी है कोलिक की बीमारी उसका डायग्नोसिस बनाते हैं। लेकिन अब हम आपको यहाँ के उस पहलू के बारे में बताते हैं जिसे सुनकर और देखकर किसी रियासत का एहसास होने लगेगा, और वो पहलू है यहाँ की राजसी बघियां। 8 घोड़ों वाली ये बघी किसी को भी सम्मोहित कर सकती है। ऐसी कई बघियां यहाँ धरोहर के रूप में संजोई गई हैं।
इस बग्घी को जिसमें आप अभी बैठे हुए हैं, इसको 4 in hand इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि 4 घोड़े लगे हुए हैं और एक कोचवान अकेला ही इन चारों घोड़ों को काबू में रखता है। हालांकि इस बग्घी के अंदर 6 या 8 घोड़े भी लगाए जा सकते हैं। जब इसमें 8 घोड़े लगेंगे तब इसको हम 8 in hand बोलेंगे। ये बग्घी 1924 में लंदन में बनी थी और उसके बाद ये हिंदुस्तान जब आई और उसके बाद रिमाउंट ट्रेनिंग स्कूल डिपो सहारनपुर को भेंट की गई। ये वही बग्घी है जिसमें 1956 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस समय जब उनका डिपो का एक बार विजिट किया था 1956 में, तब उन्होंने इस बग्घी के अंदर सवारी की थी। तो इसी से आप इस बग्घी की महत्वता का अंदाजा लगा सकते हैं। ने जैसा सही कहा कि इस धरोहर को अब तक संभाल करके रखा गया है और खुद इस बग्घी पर बैठी हूँ मैं। और अक्सर आपने इस तरह की बग्घियों को फिल्मों में देखा होगा। राजा महाराजाओं के समय इस तरह की बग्घी का इस्तेमाल होता था और उनकी जो कहानियां पढ़ी होंगी आपने, उसमें भी इस बग्घियों का जिक्र होता था। मेरे सामने जो आप बाकी 2 बग्घियां देख रहे हैं उनको भी देख लीजिए। और जो घोड़े हैं उनकी कद काठी भी आप देख सकते हैं, कितने शानदार घोड़े लगते हैं। और जो बग्घियां हैं वो अपने आप में एक रॉयल टच तो दे ही रही हैं। यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी कमांडेंट दीप अहलावत निभाते हैं। इन्हीं की देखरेख में इस विशालकाय डिपो का संचालन होता है। इनके मुताबिक हिसार और बाबूगढ़ में मौजूद ब्रीडिंग स्टड से ही यहाँ घोड़े और खच्चरों को तब लाया जाता है जब उनकी उम्र महज 6 महीने की होती है। हमारे 2 ब्रीडिंग स्टड्स हैं, बाबूगढ़ और हिसार, वहां से मिलते हैं और जब वो 6 महीने के होते हैं तो हमारे पास आते हैं वो। उसके बाद हम उनकी देखभाल करते हैं और जब वो 3 साल के हो जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। और ट्रेनिंग की आपने जैसा कि देखा हुआ ट्रेनिंग ग्राउंड में कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं और ये वही सुविधाएं हैं जो कि एक ट्रेनिंग के लिए आवश्यक है एनिमल्स के लिए। और इनको हम खच्चर की ट्रेनिंग 20 हफ्ते की करते हैं और घोड़े की ट्रेनिंग हम तकरीबन 8 महीने की करते हैं। और जब ये ट्रेंड हो जाते हैं तो इनका एक टेस्ट होता है, इनको टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जिसको कि बाहर से एक बोर्ड ऑफ ऑफिसर डिटेल होता है, वो आके इनका टेस्ट लेता है, इनके मापदंड सब देखता है और वही सब एनिमल्स को पास किया जाता है कि जो उस प्रक्रिया में खरे उतरते हैं। इस बेहद रोचक सफर के दौरान कमांडेंट लोगों को एक मैसेज भी देते हैं। वो कहते हैं कि इंसान में अपने पेशे के प्रति जुनून का होना जरूरी है। ये बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट है। आपने देखा होगा तकरीबन 2400 एकड़ में फैली हुई है। इसमें 700-800 एम्प्लॉइज हैं, तकरीबन 3000 जानवर हैं। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है। मगर मेरा शुरू से राइडिंग पैशन रहा और वही मेरा प्रोफेशन बन गया। तो मैं तो आई एम पैशनेट अबाउट माई प्रोफेशन। सहारनपुर के रिमाउंट डिपो का ये सफर बेहद रोमांचक था। इसकी अनोखी यात्रा के दौरान हमें पता चलता है कि कैसे हमारे जवान गहरी निष्ठा और समर्पण के साथ यहाँ रणवीरों को तैयार कर रहे हैं। न्यूज स्टेट की पूरी टीम ऐसे फौलादी इरादों को सलाम करती है। ढलते हुए सूरज के साथ ही अब समय आ चला है सहारनपुर ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो को अलविदा कहने का। यहाँ हमने देखा कि किस तरह भारतीय सेना के सामने कितनी चुनौतियां आती हैं खच्चरों और घोड़ों को ट्रेन करने में। किस तरह से खच्चर भारतीय सेना के सच्चे साथी के रूप में यहाँ पे काम करते हैं और दूसरी तरफ जो घोड़े होते हैं नेशनल इवेंट्स में इंडियन आर्मी का और इंटरनेशनल इवेंट्स में देश का नाम फक्र से ऊंचा करते हैं। ब्यूरो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हर्षद अंबानी, न्यूज स्टेट, सहारनपुर रिमाउंट ट्रेनिंग एंड स्कूल डिपो।